ओके, इज इट ओके ना? अब ठीक है आवाज? ठीक, गुड। सो हम कह रहे थे कि हम जो है वो गॉस जैकोबी और गॉस सीडल मेथड को अप्लाई तो कर सकते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। अप्लाई करने का कोई ऐसा मसला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारी कन्वर्जेंस का मसला है कि कन्वर्जेंस के हवाले से हम श्योर नहीं होते कि ये कन्वर्ज होगा या नहीं होगा। ओके, सो एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। लेट्स सपोज इफ यू हैव like x plus 3y plus 2z equals to 7, 7x minus 3y plus 2z equal to minus 1, and x plus 7y plus 3 no 3 नहीं, इसे थोड़ा ज़्यादा कर लें, चलें 13 कर लें, 13z equal to 9। ठीक है, ये इक्वेशन है। तो राइट नाउ वी कैन सी हियर कि दिस इक्वेशन इज नॉट डायगोनली डोमिनेंट विदाउट इंटरचेंजिंग। अभी जब वो इसको ओरिजिनल कंडीशन में हम देख रहे हैं, सो दिस इक्वेशन इज नॉट डायगोनली डोमिनेंट। तो अगर ये डायगोनली डोमिनेंट नहीं है तो मैं ये कर सकता हूँ कि इंटरचेंजिंग ऑफ इक्वेशंस करूँ। यानी लेट सपोज इफ आई इंटरचेंज इक्वेशन रॉ नंबर 1 and 2, दिस मस्ट बी डन बिफोर स्टार्टिंग द गॉस जैकोबी एंड गॉस सीडल मेथड। यानी फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये होगी कि आप कोशिश करेंगे किसी तरीके से, यू विल हैव टू ट्राई कि द सिस्टम कुड बिकम, सिस्टम में बिकम जो वो कन्वर्ट हो जाए किसी भी तरह से स्ट्रिक्टली डोमिनेंट सिस्टम में। स्ट्रिक्टली डोमिनेंट भी नहीं हो सकता तो ठीक है, एटलीस्ट फॉर द डायगोनली डोमिनेंट सिस्टम में कन्वर्ट हो जाए। वो भी नहीं हो सकता तो एटलीस्ट पार्शियल डोमिनेंट में हो जाए। पार्शियल डोमिनेंट मींस कि लेट्स सपोज इक्वेशन नंबर 1 में x जो है वो डोमिनेंट है, इक्वेशन 2 में y डोमिनेंट है, लेकिन इक्वेशन 3 में z डोमिनेंट नहीं है, और ना बना सकते हैं आप इंटरचेंज करके। ठीक है, तो ये यानी इस तरह की सिनेरियो हो जाए। या फिर लास्ट प्रायोरिटी ये है, लास्ट चॉइस आपके पास ये है कि नहीं ठीक है, नहीं बन सकता, कुछ भी हो जाए, ये ना एक्स डोमिनेंट होगा, ना वाई डोमिनेंट होगा, ना जेड डोमिनेंट होगा, ऐसा हो नहीं सकता, कोई एक आध तो डोमिनेंट हो ही सकता है। लेकिन मैं एक कंडीशन दे रहा हूँ कि ठीक है, अगर ऐसा है तो आप जो है लास्ट लेस प्रायोरिटी के बदले लास्ट प्रायोरिटी के अंदर जो है आप ये रखेंगे कि ठीक है, किसी को भी डोमिनेंट ना रखें। ठीक है, so now we can, if we interchange these two equation here, these three equation can be rewritten as 7x minus 3y plus 2z equal to minus 1. Similarly, x plus 3y plus 2z equal to 7, and x plus 7y plus 13z equal to 9. Since this system is still not strictly dominant, so we are not sure about this convergence. हम श्योर नहीं है अभी इसके कन्वर्जेंस के हवाले से। ठीक है, यानी स्ट्रिक्टली डोमिनेंट नहीं है, डोमिनेंट तो है ये। हाँ, डोमिनेंट किस तरीके से, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि द कोफिशिएंट ऑफ x 7 इज ग्रेटर देन एब्सोल्यूट ऑफ 3 प्लस एब्सोल्यूट ऑफ 2, यानी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट का अगर हम सम करें तो इन दोनों के सम से बड़ा है 7 जो है x का कोफिशिएंट। लेकिन y का कोफिशिएंट अगर आप देखें कि 3 इज नॉट ग्रेटर देन, इट्स इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ x, सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x एंड z। so due to this equal, we can say this system is diagonally dominant. Similarly for z also, z के लिए आप चेक करेंगे तो z के लिए, सॉरी z ही लिख दिया मैंने यहाँ पर, z के लिए अगर चेक करेंगे तो z का कोफिशिएंट आपके पास है 13, तो 13 इज ग्रेटर देन सम ऑफ 1 प्लस समीशन ऑफ 7। ठीक है, समीशन इन दोनों का अगर हम कर लें तो 8 आएगा, 13 इज ग्रेटर देन 8। सो द सिस्टम इज डायगोनली डोमिनेंट। क्योंकि ये डायगोनली डोमिनेंट है तो स्टिल हम क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई आपका सिस्टम डायगोनली डोमिनेंट होने की वजह से हम सिर्फ कन्वर्जेंस के हवाले से श्योर नहीं है कि ये कन्वर्ज करेगा या नहीं करेगा। मतलब मे बी के इट विल डाइवर्ज, मे बी इट विल फ्लक्चुएट, मे बी एनी अदर सिनेरियो विल हैपन कि कुछ और हो जाता है डाइवर्ज, कुछ एक वैल्यू कन्वर्ज होती है बाकी वैल्यू कन्वर्ज नहीं होती, वगैरह वगैरह, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है ना, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर हम अप्लाई तो कर सकते हैं। सो अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के लिए पहले मैं स्कीम लिख रहा हूँ गॉस जैकोबी की, फिर उसके बाद गॉस सीडल की लिख लेंगे। तो गॉस जैकोबी के लिए हमें क्या करना होगा कि आप x को इवेल्युएट कर लें, x सेपरेट कर लें फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ से आप x सेपरेट कर लें। जब आप x सेपरेट करेंगे तो x बन जाएगा, x विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 7 इंटू -1 प्लस 3y माइनस 2z। ठीक है, सिमिलरली यू कैन सेपरेट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन से आप y सेपरेट कर लें तो y विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3, 7 माइनस x माइनस 2
z। सिमिलरली आप z इवेल्युएट कर लें फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन, यहाँ से आप z इवेल्युएट कर लें। इसको डोमिनेंट या स्ट्रिक्टली डोमिनेंट हम इसीलिए बनाना चाहते हैं ताकि पहली इक्वेशन से पहला वेरिएबल आ जाए, दूसरी इक्वेशन दूसरा वेरिएबल आ जाए, तीसरी इक्वेशन से तीसरा वेरिएबल आ जाए एंड सो ऑन। तो z जो है वो आपके पास हो जाएगा 1/13, 9 माइनस एक्स माइनस 7 y। ये आपके पास आगे सेपरेशन होगी वेरिएबल्स की ना, क्योंकि हमें गॉस जैकोबी स्कीम अप्लाई करनी है। तो जैकोबी स्कीम के लिए हम क्या करेंगे, दैट एक्स आई प्लस वन विल बी इक्वल टू yi and zi. That means you can evaluate the new value of x by using the old value of y and old value of z. Similarly, for evaluating the new value of y, you can substitute the old value of x and old value of z. Similarly, for evaluating the new value of z, you can substitute the old value of x and old value of y. तो ये यहाँ पर बस ये होगा कि हम हमेशा प्रीवियस आइट्रेशंस को ही यूज कर रहे होंगे। अच्छा, स्टॉपिंग क्राइटेरिया की क्वेश्चन में डिफाइन नहीं किया मैंने, तो यहाँ पे अभी फिलहाल कह देते हैं कि हम स्टॉपिंग क्राइटेरिया रख लेते हैं परसेंटेज रिलेटिव अप्रॉक्सीमेट एरर इज लेस देन 0.005। ठीक है, 0.005 से अगर लेस हो जाए तो आप रोक देंगे परसेंटेज रिलेटिव अप्रॉक्सीमेट एरर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। ओके, आई थिंक चैट स्क्रीन में मुझे नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, वरना आप माइक यूज कर रहे हैं। तो बहरहाल गॉस जैकोबी के लिए ये काम करेंगे। गॉस जैकोबी के लिए आप कैलकुलेटर की वर्किंग ज़रा समझ लें कि कैलकुलेटर में आप किस तरीके से स्टोर करेंगे तमाम इक्वेशंस को। तो कैलकुलेटर में ये मैं कैलकुलेटर की वर्किंग के लिए येलो यूज़ कर रहा हूँ। तो कैलकुलेटर के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से लेकर और यहाँ तक अपनी इक्वेशन लिख लें। यानी आप लिखें 1/7 इंटू -1 प्लस 3y। आई लिख तो नहीं सकते हम, 3y लिखेंगे खाली, -2z। z कैलकुलेटर में होता नहीं है, तो z की जगह m रख लें आप। जब आप ये रख लेंगे तो उसके बाद आप कैल्क का बटन प्रेस करें। यानी पहली इक्वेशन आपने लिखी है, ये लिखने के बाद आप कैल्क का बटन प्रेस कर दें। कैल्क का बटन जब आप प्रेस करेंगे तो आपसे वो पूछेगा y की वैल्यू क्या है और z की वैल्यू क्या है। तो y की इनिशियल वैल्यू 0 होगी, z की इनिशियल वैल्यू भी 0 होगी। आप 0 0 देंगे और उससे यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। तो -1/7 x का आंसर आएगा बेसिकली यहाँ पर। तो जो कुछ भी होगा वो आप स्टोर करा लें कैलकुलेट अपने पास। इसी तरीके से फिर आप क्या करें, AC का बटन प्रेस करें और सेकेंड इक्वेशन, एक क्लियर स्क्रीन का बटन प्रेस करें और फिर सेकेंड इक्वेशन लिख लें। यानी 1/3 7 माइनस एक्स माइनस 2z ये लिखें। अगेन कैल्क बटन प्रेस करें। कैल्क बटन प्रेस करने के बाद आपसे वो x की वैल्यू पूछेगा और z की वैल्यू पूछेगा। तो x की और z की वैल्यू आप दे दें 0 0 इनिशियली। ये देने के बाद जो है वो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली आप z के लिए काम कर लें। तो इस तरह से जो है वो प्रोसेस करें, ज़रा कैलकुलेटर में लिखें और मुझे बताइए आइट्रेशंस क्या आ रही है। ठीक है, जब तक मैं कॉलम बना रहा हूँ। आपके पास कॉलम कुछ इस तरह बन जाएंगे। आई यानी नंबर ऑफ आइट्रेशंस के लिए आप यूज कर रहे हैं, xi+1 और यहाँ पर आप जो है वो परसेंटेज रिलेटिव अप्रॉक्सीमेट एरर ऑफ x, ये इसका अलग कॉलम बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अभी कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं हम, ये लास्ट में कैलकुलेट कर लेंगे सारे एरर वगैरह को, लेकिन फिलहाल कॉलम अलग बनेगा। इसी तरीके से yi+1 का एक अलग कॉलम बनाएंगे और सिमिलरली आप जो है वो परसेंटेज रिलेटिव अप्रॉक्सीमेट एरर ऑफ y, इसका एक कॉलम बना लेंगे। फिर आप जो है वो zi+1 और फिर परसेंटेज रिलेटिव अप्रॉक्सीमेट एरर ऑफ z, इसका कॉलम बना लेंगे। देखिए इसमें करना क्या होगा कि वैसे तो बुक के अंदर आपके हर स्टेप में एरर कैलकुलेट हुआ होगा, लेकिन आप हर स्टेप में एरर कैलकुलेट नहीं करेंगे। आप जो है वो सिर्फ जहां आपको लगेगा कि हाँ कुछ कन्वर्जेंस आ गई है वहां एरर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है जी, बताइए भाई पहली आइट्रेशन क्या आ रही है, प्लीज शो फॉर्मूला। अच्छा मैं शो कर देता हूँ फॉर्मूला, एक मिनट रुकिएगा। अच्छा भाई ये इनको बोले ना कि आप जी इनिशियल वैल्यू 0 0 0 रखेंगे बिल्कुल।
DSU ID से अगर आप लोग लॉगिन होंगे ना तो एडमिट ये पूछेगा नहीं, एडमिट किस तरीके से करना है, मतलब एडमिट होने के लिए मुझसे कोई रिक्वेस्ट नहीं आएगी मेरे पास, आप लोग डायरेक्टली लॉगिन हो जाएंगे। क्या आप लोग पुराने स्टूडेंट हैं यार, आप लोगों को पता है ये सारी चीज़। कि 0.1429 पहली आ रही है डेसिमल प्लेसेस। लेकिन जब हमारे पास क्राइटेरिया होता है ना परसेंटेज रिलेटिव अप्रोक्सीमेट एरर या ट्रू एरर वगैरह का, तो हम डेसिमल प्लेसेस पे 4 पे फिक्स कर लेते हैं, ये स्टैंडर्ड है। तो एक्स की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की गई है यहाँ पे 0.1429, ठीक है। माइनस में एक्स की वैल्यू, जी बिल्कुल माइनस में आएगी, माइनस जी। वाई की वैल्यू गेन बैक कर लेता हूँ, वाई की वैल्यू 2.3333, ठीक है गुड, 2.3333 ये आ गई आपके पास वैल्यू वाई की। जेड की वैल्यू भी इसी तरीके से अगर कैलकुलेट कर लिया आप लोगों ने, जेड आएगा 9/13 ना, 9/13 क्या होता है, ठीक है। पहली एडिशन जैकोबी की बड़ी सिंपल होती है कि सारे जीरो होते हैं, 0.6923, 0.6923 ये आ गया जेड। अच्छा पहली एडिशन में तो हम परसेंटेज एरर के अप्रोक्सीमेट एरर कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ब्लैंक। नेक्स्ट एडिशन के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ये एक आसानी दे रहा हूँ कि ठीक है आप कैलकुलेट ना करें, क्योंकि हमें पता है नेक्स्ट एडिशन में एरर इतना कम नहीं हो सकता, इतनी जल्दी कम नहीं हो सकता, हो भी सकता है लेकिन ज़्यादा इतना तो अंदाजा हो ही जाता है कि एक भी डेसिमल प्लेस अगर करेक्ट नहीं हुआ तो एरर तो इतना कम नहीं होगा। तो यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे हम, ठीक है। बहरहाल नेक्स्ट के लिए अब आप क्या करना होगा आपको कि अप एरो की को यूज़ करेंगे, अप एरो की को यूज़ करते हुए वापस इस इक्वेशन तक आ जाएंगे, यानी 1/7 वाली इक्वेशन तक, यहाँ तक आप जो है वो आ जाएंगे। और फिर उसके बाद जो है वो लास्ट वाली क्लास आई गेस मैंने नहीं करी अपलोड, ठीक है, वो क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर नेट इतना बेहतर नहीं चल रहा होता, डाउनलोड के अंदर थोड़ा सा इशू आता है, डाउनलोड और अपलोड के अंदर इशू आ रहा होता है, तो मैंने अपलोड नहीं करी थी मुझे जहाँ तक याद है। मैं आज या कल में इंशाल्लाह जो है वो अपलोड कर दूंगा, वो भी अपलोड कर दूंगा, ये वाली क्लास भी अपलोड कर दूंगा। जी नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करी किसी ने, okay good, 0.6592 is the next value for x, so the value of y, वैल्यू ऑफ y के लिए एहतियात कीजिएगा, देखिए गॉस जैकोबी है, गॉस जैकोबी का मतलब है आप ओल्ड वैल्यू यूज करेंगे, ओल्ड वैल्यू x की ये है और ओल्ड वैल्यू z की ये है, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ y आएगी। न्यू वैल्यू यूज मत कर लीजिएगा, न्यू वैल्यू यूज करिए तो सीडल बन जाएगा 1.9194, ठीक है। और फिर इसी तरीके से z की वैल्यू भी बता दें, -0.5531, ठीक है, z की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे हम, और यहाँ पर वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट करते चले जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि ये वैल्यूज आप कैलकुलेट तो करेंगे एक्स वाई जेड की, परसेंटेज रिलेटिव अप्रोक्सीमेट एरर जो है वो आप हर उसमें ना निकालें, ये मैं आपको चॉइस दे रहा हूँ। वैसे बुक के अंदर तो हर एडिशन का परसेंटेज रिलेटिव अप्रोक्सीमेट एरर इवेल्यूएट किया हुआ है, लेकिन आप हर का नहीं निकालें। देखिए फर्स्ट करें यहाँ पर वैल्यू को, आप इन दो अल्ट्रेशन के अंदर अगर मैं बात करूँ, इन दो अल्ट्रेशन वाली पोजीशन के ऊपर अगर एक आध डेसिमल प्लेस करेक्ट हो गया तो एक एरर आप यहाँ निकाल लें,
एक एरर यहाँ निकाल लें, एक एरर यहाँ निकाल लें। फिर आपने देखा कि नहीं अभी भी एरर बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो 2-3 आइट्रेशन के बाद फिर एरर निकाल लें, फिर 2-3 आइट्रेशन के बाद एरर निकाल लें। हाँ, हो सकता है इसकी वजह से, क्योंकि हम हर आइट्रेशन के अंदर एरर नहीं निकाल लें, तो ऐसा हो सकता है कि 0.005 वाला क्राइटेरिया मिस होकर वो लेस देन 0.004 से भी नीचे चले जाए, 3 से भी नीचे चले जाए, जबकि 0.005 से या 0 पे आ जाए एरर। तो हम जो है वो क्या करेंगे, लास्ट वाली जो भी आइट्रेशन हमने कैलकुलेट करी हुई होंगी पहले से, उनको हम काट देंगे, यानी जहां हमारा क्राइटेरिया मीट होगा हम वो वाला रिजल्ट देंगे फाइनली। ठीक है, तो एक्स न्यू एक्स ये आ गया है 0.8378। गुड, 0.8378। वाई भी बता दें, जेड भी बता दें, हो सकता है एक का टेस्ट प्लेस किसी का करेक्ट हो जाए, वाई का जेड का। वाई नहीं आया साकिब, तो टाइम क्यों लग रहा है? ये 2-3 बच्चे पवन नाज हैं, सारा नासिर हैं, ये लोग भी कैलकुलेट कर रहे हैं। 2.4823। ठीक है, ये वाई आ गया। फिर उसके बाद जेड, जेड भी आ गया आपके पास, ये -0.3919, -0.3919। तो इसका मतलब अभी फिलहाल एक भी डेसिमल प्लेस किसी का भी करेक्ट नहीं हुआ। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है ये पूरा डाइवर्ज ही कर जाए, अभी हम कुछ नहीं इसमें श्योर नहीं है ना, क्योंकि कन्वर्जेंस के हवाले से तो श्योर ही नहीं है हम यहाँ पर। तो इसको कंटिन्यू कर लीजिएगा, खुद से कंप्लीट इसको कर लीजिएगा। अच्छा, मेरे पास हाँ ऐसा हो सकता है, मैसेज लेट डिलीवर हो रहा है। तो बहरहाल ये कंप्लीट कर लीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, सेम वही इक्वेशंस जो पिक करते हैं, और इन्हीं सेम इक्वेशंस के ऊपर जो है वो गॉस जैकोबी मेथड, गॉस सीडल मेथड अप्लाई करते हैं। तो इक्वेशंस जो इंटरचेंज होने के बाद आ गई हैं, ये वाली इक्वेशन मैं ले रहा हूँ। 7x - 3y + 2z = -1, ये वाली इक्वेशन मैं ले लेता हूँ। 7x - 2y + 3z = -1। फिर उसके बाद x + 3y + 2z = 7, और x + 7y + 13z, 7y + 13z = 9। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। नहीं नहीं, करना है, बिल्कुल करना है, कैलकुलेट करना है आपको एरर। लेकिन एरर कैलकुलेट करने के लिए मैंने ये कहा कि हर आइट्रेशन में कैलकुलेट ना करें। ठीक है, हर आइट्रेशन में जरूरत नहीं है। आप जो है वो कोई एक आध आइट्रेशन में बीच में कैलकुलेट कर लें। लेट सपोज यहाँ आपने इन दो का कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, फिर उसके बाद बीच में तो आपने देखा कि भाई इतनी जल्दी तो एरर रिड्यूस नहीं हो रहा ना, तो अब आप हर आइट्रेशन का एरर कैलकुलेट नहीं करें। आप जो है वो थोड़ा सा 2-3 आइट्रेशन छोड़ के कर लें। वैसे ये बुक के अंदर नहीं है, मैं आप लोगों को चॉइस दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों के कंप्यूटेशन से इतना मतलब नहीं है जितना कि आपकी आइट्रेटिव स्कीम आप किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं या कंप्यूटेशन किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, उससे जो है असल कंसर्न है, ना कि ये चीज़ कि हर स्टेप के अंदर मैं एरर का फॉर्मूला या एरर का फॉर्मूला अप्लाई सही हुआ या नहीं हुआ ये देख सकूँ। ठीक है, तो इस वजह से मैं आप लोगों को ये चॉइस दे रहा हूँ कि आप चाहें तो हर आइट्रेशन में कैलकुलेट ना करें। तो बहरहाल ये आपके पास अगेन वही क्वेश्चन है, इसके ऊपर अब हम गॉस सीडल मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं। तो गॉस सीडल के लिए हमें करना क्या है कि पहली अगेन वही पहली इक्वेशन से आप जो है वो x कैलकुलेट कर लें। x कैलकुलेट हो जाएगा कुछ इस तरह से, 1/7 -1 + 2y और -3z। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन से आप y वैल्यू
कर लें तो y इज इक्वल टू 1/3 7 minus x minus 2z. Similarly, from the equation number third, z will be equal to 1 divided by 13 9 minus x minus 7y. ठीक है, अब क्या होगा, अब क्योंकि गॉस सीडल अप्लाई करने हैं तो गॉस सीडल के लिए न्यू वैल्यू ऑफ x कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द ओल्ड वैल्यू ऑफ y एंड z बिकॉज यू हैव नो चॉइस ऑफ न्यू वैल्यू ऑफ y एंड z. Now, if you are calculating the value of y, you have a choice that either you can use the old value of x or the new value of x. So, old value of x will be used in Gauss-Jacobi. The new value of x will be used in Gauss-Seidel. ठीक है? But for the value of z, there is no choice. आपके पास सिर्फ एक ही वैल्यू है, previous value है, तो आप old value ही use करेंगे. ठीक? Similarly, for evaluating the value of z, the new value of z, you will have new value of x and old value of x. Similarly, new value of y and old value of y. So Gauss-Seidel स्कीम के मुताबिक हम क्या करेंगे, हम न्यू वैल्यू ऑफ x ही को यूज करेंगे. ठीक है, यानी न्यू वैल्यू ऑफ x यूज करते हुए आप z कैलकुलेट कर लेंगे. ये बस Gauss-Seidel और Gauss-Jacobi के अंदर फर्क था कि Gauss-Jacobi हमेशा प्रीवियस वैल्यू को यूज करता है, जबकि Gauss-Seidel जो है वो जो लेटेस्ट अवेलेबल वैल्यू होती है उसको यूज कर लिया करता है. ठीक, तो यहाँ पर जो है वो हम अब कैलकुलेटर की वर्किंग किस तरीके से होगी, ये मैं ग्रीन से शो कर रहा हूँ. कैलकुलेटर में आप जिस तरह मैं बता रहा हूँ बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से एक एक वर्ड इसी तरीके से लिखें. देखिए, पहली इक्वेशन है x इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 7. तो कैलकुलेटर में आप लिखें x इक्वल का भी कैलकुलेटर के अंदर ऑप्शन है, इक्वल के भी बटन है आपके पास कैलकुलेटर में. आई थिंक डेरिवेटिव के ऊपर वाला ऑप्शन था. तो x इक्वल टू आप लिखेंगे, फिर उसके बाद 1 डिवाइड बाई 7. देखिए, ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ कि पूरा लिखेंगे कि क्योंकि जैकोबी में आप खाली यहाँ से यहाँ तक लिखते हैं. ये जो ग्रीन से मैंने हाईलाइट किया इक्वेशन के अंदर, आप जैकोबी में सिर्फ और सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लिखते हैं तीनों इक्वेशंस को. लेकिन गॉस-सीडल के अंदर आप पूरी इक्वेशन लिखेंगे, पूरी इक्वेशन इस तरह से कि x इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 7 -1 प्लस 2y माइनस 3z. z क्योंकि कैलकुलेटर में नहीं हुआ करता तो z की जगह हम m लिखेंगे. ठीक है, फिर उसके बाद कॉलन का बटन प्रेस करें. कॉलन का बटन प्रेस करें. कॉलन का बटन प्रेस करने के बाद आप जो है फिर y की वैल्यू लिखेंगे, दैट y इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3 7 माइनस x माइनस 2 z. z तो है नहीं, सॉरी, z की यहाँ वही चीज़ कि आप m यूज करेंगे. इसी तरीके से फिर थर्ड इक्वेशन कॉलन यूज करेंगे. कॉलन यूज करने के बाद थर्ड इक्वेशन आप तरतीब से ही लिखेंगे. मेरे पास जगह खत्म हुई इसलिए मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ. इज z इक्वल टू, z तो है नहीं, सॉरी, अगेन वही चीज m इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 13 9 माइनस x माइनस 7y. जब आप ये पूरी लाइन लिख चुके होंगे, वन लाइन है ये, वन लाइन फॉर्मूला बनेगा इसका, तो आप इसके बाद कैल्क का बटन प्रेस करेंगे. कैल्क का बटन प्रेस करने के बाद होगा क्या, वो आपसे पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y इनिशियली एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m इनिशियली. m का मतलब z. तो इनिशियल वैल्यू ऑफ y तो 0 है, इनिशियल वैल्यू ऑफ z भी 0 है, m भी 0 है, तो आप यहाँ पे 0 और 0 रख देंगे तो वो आपके पास x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेगा. यानी x उसकी मेमोरी में जो कुछ भी होगा उसको ओवरराइट कर देगा. थैंक यू साकिब, मैं इसको देख लेता हूँ, लिख लेता हूँ. अच्छा, इसके बाद जो है वो क्या करेगा, जब आप y की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होंगे तो वो अब आपसे पूछेगा नहीं x की वैल्यू क्या है. ये वाली x की वैल्यू वो क्या करेगा, वो डायरेक्टली पिक कर लेगा यहाँ से. ठीक है, ये वाली m की वैल्यू अब वो आपसे पूछेगा नहीं, क्योंकि आप एक दफ़ा m की वैल्यू उसको दे चुके हैं. तो अब जो है वो आपसे पूछेगा नहीं, डायरेक्टली y की वैल्यू कैलकुलेट करेगा. फिर जब आपको m की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आएगा तो अब वो x की वैल्यू भी नहीं पूछेगा, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ से पिक कर लेगा और y की वैल्यू वो यहाँ से पिक कर लेगा. ठीक है, तो y की वैल्यू भी पिक कर लेगा प्रीवियस से और आपके पास जो है फाइनल रिजल्ट आ जाएगा. साकिब ने कैलकुलेट कर लिया है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर. एक मिनट में कॉलम वगैरह बना लूँ, क्योंकि सीडल के अंदर बहुत तेज़ी से काम होता है, कैलकुलेटर के अंदर हमारे हो सकता है कि रिजल्ट हमारा जो भी है कन्वर्जेंस वाला रिजल्ट है वो आ ही जाए. बहुत शुरू हो गई लाइन. ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा xi+1 और यहाँ हो जाएगा yi+1, यहाँ हो जाएगा zi+1 और यहाँ परसेंटेज रिलेटिव अप्रॉक्सीमेट एरर के तीनों के फॉर्मूले आएंगे, वो छोड़ दें. फिलहाल 0 पे आपके पास ये वैल्यू आ गई है 0.1429 2.3810. सॉरी, मैंने गलत जगह लिख दिया. ये हो जाएगा
3810 और z की वैल्यू हो जाएगी 0.5788। तो जब आप ये कैलकुलेट कर चुके होंगे, अब देखिए मैं सेकंड एडिशन से पहले, वैसे तो साकिब ने बता दी है, लेकिन सेकंड एडिशन से पहले मैं कह रहा हूँ कि अब आपसे वो y और z की वैल्यू पूछेगा जरूर। यानी आपको इक्वल इक्वल का बटन ही प्रेस करना है। इक्वल प्रेस किया आपने, फिर इक्वल का बटन प्रेस किया, फिर इक्वल का बटन प्रेस किया, तो ये तीन वैल्यूज आपके पास आ गई, एक्स वाई और जेड आ गया। फिर दोबारा आप इक्वल का बटन जब प्रेस करेंगे तो आपसे एक्स के लिए कैलकुलेट करने के लिए वाई और जेड पूछेगा, लेकिन वाई और जेड वही देगा जो आपके पास पहले से स्टोर हुआ है। यानी वाई आपको बता रहा होगा अपनी मेमोरी के अंदर कि उसके पास 2.3810 स्टोर हुआ और जेड बताएगा 0.5788 स्टोर हुआ। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इक्वल इक्वल ही प्रेस करते चले आना। इक्वल इक्वल प्रेस करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स की वैल्यू अब यहाँ पर आ रही है 0.0429, वाई की वैल्यू आ रही है 2.3715 और जेड की वैल्यू आ रही है माइनस में है प्लस में है, माइनस माइनस 0.6649। गुड, थैंक यू पवन एंड साकिब। थर्ड एडिशन भी बता दें इक्वल इक्वल प्रेस करके जल्दी से। यानी जस्ट आपको कैलकुलेटर में इक्वल का बटन प्रेस करना है, यहाँ आंसर आते जाएंगे। अच्छा नेगेटिव है, ठीक है, मैं करेक्ट कर लेता हूँ, नेगेटिव। मुझे मैसेज नहीं मिल रही है, आपको कैलकुलेट नहीं करा अभी आप लोगों ने? कि हमें सिर्फ इक्वल प्रेस करना था। अच्छा आप फर्स्ट वाइब्रेशन में कह रहे हैं? फर्स्ट वाइब्रेशन में आपने मुझे क्या बताया था उसमें, देखिए एक्स नेगेटिव है, जेड भी नेगेटिव है, ठीक है, तो मैंने लिखा नहीं है, यानी कि एक्स नेगेटिव, जेड नेगेटिव। सेकेंड हाइड्रेशन में भी एक्स नेगेटिव और जेड नेगेटिव। सेकेंड में एक्स पॉजिटिव है, क्या कर रहे हैं यार आप? सेकेंड में एक्स पॉजिटिव है, यहाँ पे 0.0429 पवन राज ने भी यहाँ पे नेगेटिव बताया हुआ है वैसे। चले बहरहाल, अगर वो जो भी है वो आप अपने पास देख के लिख सकते हैं। थर्ड हाइड्रेशन यानी आई इक्वल टू 2 पे है। एक्स की वैल्यू आ रही है 1.0635, वाई की वैल्यू आ रही है 2.4221 और जेड की वैल्यू आ रही है पॉइंट नेगेटिव में है, ये नेगेटिव 0.6937। तो आप देख सकते हैं एक डेसिमल प्लेस तो एटलीस्ट यहाँ भी करेक्ट हो गया है। यहाँ डेसिमल प्लेस करेक्ट नहीं हुआ, लेकिन तकरीबन होल नंबर तो आपका करेक्ट ही होकर आ रहा है, एक सेम ही आ रहा है, यहाँ पे कोई भी करेक्शन नहीं है। वैल्यूज डिफरेंट आ रही हैं सेकंड से। सेकंड से मतलब ये 2 से। बताएं क्या आ रही है आपके पास, क्या आ रही है? रीस्टार्ट कर लें, रीस्टार्ट कर लें। जब वो आपसे एक्स और वाई, जब आप आपसे वो एक्स की वैल्यू इवेल्युएट करने के लिए वाई और जेड पूछ रहा है, तो आप दोबारा उसको आप 0 0 दे दें। उसकी मेमोरी में जो लिखा हुआ है उसको ओवर कर दें, 0 0 दे के दोबारा चेक कर लें। इक्वल इक्वली तो प्रेस करना है, फिर उसके बाद रीस्टार्ट कर लें उसको, एट्रेशन को। जो वैल्यूज आ रही है बताते रहें। ये बड़ी मिस्टेक हो गई मुझसे, कैलकुलेटर लेकर आना चाहिए था मुझे। मैं यूनिवर्सिटी में भूल कर आ गया असल में कैलकुलेटर। जिस तरह आप लोग घर में भूल जाते हैं, मैं यूनिवर्सिटी में भूल गया।
लेकिन सेकेंड आइट्रेशन ये वाली कहलाती है, ये ध्यान में रखिएगा। आप लोग i इक्वल टू 2 पे कह रहे हैं या सेकेंड आइट्रेशन i इक्वल टू 1 पे सेकेंड आइट्रेशन को कह रहे हैं? सेकेंड आइट्रेशन ये कहलाती है क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया। देख लें जो भी आंसर आ रहा है बता दें अगेन, कहीं अगर मिस्टेक है तो रीस्टार्ट करके। जी x की वैल्यू है 0.7855, y की ठीक है, ये मैं करेक्ट कर लेता हूँ। फिर एक काम करते हैं इसको, तो इसका मतलब फिर तो आगे की वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी सारी। अगर आगे की वैल्यू चेंज नहीं होगी तो बता दें, वैसे तो अगर ये चेंज है तो फिर आगे की वैल्यू भी चेंज ही होगी। ताकि आप देख लीजिएगा फिर आपके पास थोड़ा सा क्या एरर है, क्या वजह हुई है ये डिफरेंट आ रही है वैल्यूज। तो मैं ये लिख लेता हूँ दोबारा से। x की वैल्यू है 0.785, y की वैल्यू है 2.457, z की वैल्यू है -0.691। ठीक है, फिर उसके बाद जी चेंज है ना, z 6913। जी नेक्स्ट वैल्यू बताइए क्या आ रही है, इन नेक्स्ट आइट्रेशन पे वैल्यूज क्या आ रही है? x आ गया 0.8555, y आ गया 2.5090 एंड z आ गया आपके पास -0.7245। ठीक है, तो यहाँ पर भी अभी भी एक भी डेसिमल प्लेस करेक्ट नहीं हुआ। जी नेक्स्ट वैल्यूज क्या आ रही? बस एक और देखिए ताकि कम से कम एक डेसिमल प्लेस तो करेक्ट हो जाए हमारा यहाँ पर। ऑल्दो कि क्राइटेरिया करेक्शन का नहीं है, क्राइटेरिया तो आपको परसेंटेज रिलेटिव अप्रोक्सीमेट एरर से इवैल्यूएट करना है। ये आ गया 0.8845 और 2.5215 और यहाँ पर आ गया -0.7335। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिस्टम जो था हमारे पास वो स्ट्रिक्टली डोमिनेंट नहीं था, लेकिन कन्वर्जेंस तो यहाँ पर भी आ रही। ठीक है ना, इसीलिए मैंने कहा था कि चाहे स्ट्रिक्टली डोमिनेंट हो ना हो सकता है कन्वर्ज हो सकता है डाइवर्ज, तो स्टिल कन्वर्जेंस मुझे नजर आ रही है इसके अंदर। आप देख यहाँ पर जो है वो पहली इस वाले x के अंदर भी एक डेसिमल प्लेस करेक्ट हो गया, y के अंदर भी एक डेसिमल प्लेस करेक्ट हो गया और z के अंदर भी एक डेसिमल प्लेस करेक्ट हो गया। ठीक है, तो बहरहाल यहाँ पर आप चाहें तो एरर कैलकुलेट करके देख लें कि एरर कितना है, लेकिन एरर जाहिर है 0.005 से लेस तो अभी भी नहीं होगा, चाहे कुछ भी कर लें। तो अभी भी ये वाली आइट्रेशन पे आप यहाँ तो कैलकुलेट ही नहीं कर सकते पहली वाली पे तो, लेकिन यहाँ पे आप जो है वो ना करें। ये मैं आप लोगों को जो है वो आसानी दे रहा हूँ कि यहाँ पे कैलकुलेट ना करें, जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हमें मालूम है कि एरर इतना ज़्यादा लेस होगा नहीं, 0.005 से लेस नहीं होगा। बुक के अंदर ऑल्दो कि आपके हर आइट्रेशन के अंदर वैल्यू कैलकुलेट करके उन्होंने दिखाई हुई है। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। फिलहाल यहीं तक रखते हैं हम क्लास को, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। हाउ टू चेक कन्वर्जेंस? कन्वर्जेंस तो नजर आ जाएगी ना, देखें एक डेसिमल प्लेस यहाँ करेक्ट हो रहा है, यहाँ पर भी जो है वो एक डेसिमल प्लेस करेक्ट हो रहा है, एक डेसिमल प्लेस यहाँ पे भी करेक्ट हो रहा है, तो कुछ ना कुछ आइडिया तो हो रहा है कि हाँ जी ये आगे जैसे जैसे हम करते जाएंगे आइट्रेशंस को तो वैल्यूज जो है वो एक जैसी आना शुरू हो जाएंगी, यानी एक जैसी वैल्यू प्रीवियस आइट्रेशन के अंदर भी कुछ कम और नेक्स्ट आइट्रेशन जो आप कैलकुलेट करें उन दोनों की वैल्यू जब एक जैसी आएंगी तो हम कहेंगे ठीक है कुछ ना कुछ तो कन्वर्ज हो रहा है। जब वैल्यू इस तरह होती है ना, फर्स्ट करें पहली वैल्यू आ रही है 0.8, दूसरी वैल्यू आ रही है 2.93, तीसरी वैल्यू आ रही है 85.25, चौथी वैल्यू आ रही है 2000.500,
तो इस तरह से वैल्यूज अगर आ रही तो हम कहेंगे ठीक है भाई ये तो डाइवर्ज ही हो गया, तो कहीं कन्वर्ज ही नहीं हो रहा, वैल्यू बढ़े जा रही है, बड़ी हो जा रही है या छोटी हो जा रही है। लेकिन यहाँ तो हमें नजर आ रहा है कि डेसिमल प्लेसेस जो है वो मैच कर रहे हैं कुछ ना कुछ। ठीक है खुबैर, एनी अदर क्वेश्चन? Okay, good. I'm stop the recording now, so that I can take your attendance.